प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको श्योर करता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आपको 6th और 7th में भी हमने चैप्टर नंबर 3 में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। होप आपने वो वीडियोस भी ध्यान से देख लिए होंगे। सबसे पहले जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। फाइबर की जानकारी हम लोगों ने अपने क्लास 6th के जो वीडियो है उसमें ले ली है कि फाइबर जो है वो अगर क्या चीज़ है। फाइबर है जो हम लोग अपने जो सबसे छोटा स्ट्रैंड, सबसे पतला स्ट्रैंड जो होता है धागे का, अगर हम अपने धागे को खोलें तो उसको अलग अलग कर दें, उसको जो जिस तरीके से वो लिपटा हुआ होता है उसको अलग अलग कर दें तो उसमें जो सब पतला स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइबर या तंतु कहेंगे। अगर आपको पूरी डिटेल में देखना हो, समझना हो तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा। इसके आगे आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइबर, जिसमें हमारा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर आता है। वो इसकी जानकारी भी डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर जो है हमारे को 3 प्रकार से प्राप्त हो रहा है। एक आपका मिनरल फाइबर हो गया, एनिमल फाइबर हो गया और प्लांट फाइबर हो गया। प्लांट फाइबर वो होते हैं जो हमारे को कहाँ से प्राप्त होते हैं, या जंतु पादप रेशे कौन से होते हैं जो हमारे को कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पादपों से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गई आपका, ये सारे के सारे का कौन से होंगे, ये आपके पादप रेशे या प्लांट फाइबर्स होंगे। इसमें कुछ वुड फाइबर आ जाते हैं, नॉन वुड फाइबर आते हैं। वुड फाइबर मतलब जो लकड़ी के हम लुगदी बना करके उससे प्राप्त करते हैं, और कुछ होते हैं जो पत्तियों से प्राप्त होते हैं या उनकी जड़ों से प्राप्त होंगे, उनको हम लोग नॉन वुड फाइबर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक रेशा है वो लकड़ी की लुगदी से प्राप्त है, लेकिन वो असली में संश्लेषित है क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया है, जिसको हम लोग रेयॉन बोलते हैं। चलिए आगे हम उसको संश्लेषित रेशों में या सिंथेटिक फाइबर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका एनिमल फाइबर। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल फाइबर और प्रोटीन फाइबर। दे आर इको फ्रेंडली फाइबर्स। ये वो तंतु हैं जो हमारे को जानवरों द्वारा प्राप्त होते हैं, उनको जांतव रेशे कहा जाता है। और ये इसमें आपका सिल्क फाइबर आ गया जो हमारे को सिल्क कीट से प्राप्त होता है, सिल्क के कीड़े से, और जानवरों के बालों से प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रकार आता है जिसको मिनरल फाइबर कहा जाता है, जो हमारे को मिनरल्स से प्राप्त होता है। इसको हम लोग एस्बेस्टॉस की शीट्स जो हैं वो असली में ये मनुष्य द्वारा निर्मित हो किया जाता है, लेकिन ये मिनरल से प्राप्त है, इसलिए इसको हम लोगों ने इस कैटेगरी में डिस्कस कर लिया है। यह आपका मिनरल फाइबर आ गया। इसके बाद आएंगे हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर क्या होते हैं। हम लोग पॉलिस्टर बोलते हैं ना, पॉलिस्टर, फटाफट पॉलीथीन बोल देते हैं। असली में पॉलीथीन नहीं है, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीस एस्टर है, पॉली एस्टर। तो ये पॉली मतलब, जैसे आप लोगों ने सबने माला तो देखी होगी, मणके वाली माला। एक मलका दूसरे से जुड़ा है, फिर तीसरे से जुड़ा है, फिर वो उसके अगले से, फिर उसके अगले से। ये जो छोटे छोटे मणके हैं ये एक यूनिट हो जाती है, एक इकाई हो जाती है। ये जब एक से ज़्यादा दो बन गए तो बाय, ट्राई, और जब हम इकट्ठे खूब सारे हों तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पॉली इस्तेमाल करते हैं। पॉली का मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे। और मर का मतलब होता है जो, उसका मतलब होता है एक इकाई या एक यूनिट, एक हिस्सा। जैसे आपका एक मनका हो गया तो हो गया वो एक यूनिट हो गया, एक इकाई हो गई। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड poly means many and mer means part oblique unit. A polymer is a substance composed of many repeated similar unit. तो वो कह रहा है कि पॉलीमर जो है वो कई सारी बहुत सारे हैं, इसलिए पॉली वर्ड आ जाता है। और मर का मतलब एक इकाई, जैसे मैंने आपको
माला का, मनके वाली माला का उदाहरण लेकर के आपको समझा दिया। अब इसमें पॉलीमर में दो टाइप के आते हैं। एक आ जाते हैं जो हमारा पाठ का विषय है सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा आ जाता है प्लास्टिक। आज तक हम लोग प्लास्टिक का मग, जग, बाल्टी, पता नहीं क्या क्या, वाटर बॉटल्स, जिसको हम लोग पेट पेट भी कहते हैं, PET, पेट एक चलो जब हम करेंगे आगे तो आपको बताएंगे कि पेट क्या होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। सारे प्लास्टिक हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक के बारे में आने से पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जान लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये भी हम लोग अपना खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी थोड़ी सी कम होती है। अब ये सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, जो वो तो हमने पढ़ लिया, जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाए उनको हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं। मनुष्य द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाए किसी भी चीज़ के साथ, सबसे पहला आता है आपके पास नायलॉन, फिर रेयॉन, फिर पॉलिस्टर और एक्रिलिक फाइबर। अब ये बारी बारी सबके बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक फाइबर। पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग रेयॉन की बात करते हैं, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क की तरह बहुत चमकीला और नरम होता है, लेकिन इसकी खूबी ये होती है कि ये सस्ता होता है, इसमें किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई जाती, और इसका रखरखाव भी कम होता है। चलिए अब ये होता क्या है, ये हमारे को जो सेलुलोज है उसको हम लोग उससे प्राप्त होता है। सेलुलोज हम सब जानते हैं कि सेलुलोज क्या है, हमें पेड़ों के या पौधों के अंदर मौजूद होता है। और रेयॉन जो है वो हमारे को असली में प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, लेकिन इसका निर्माण क्योंकि मनुष्य ने किया है, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ये हमें प्राप्त होता है लकड़ी की जो पल्प होती है, वुड पल्प जो लकड़ी की लुगदी होती है, उससे ये जो है धागा बनाया जाता है। उसको हम लोग फिर केमिकली ट्रीट कर सकते हैं, और जब इसको सिल्क से मुकाबला किया जाए तो ईज़िली इसको हम बुनाई भी कर सकते हैं, इसका रखरखाव भी कम है, और ये बहुत सस्ता भी है उसके मुकाबले। रेयॉन आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा, आपकी जो रजाइयाँ हैं उसके अंदर ये फाइबर इस्तेमाल होता है। सिल्क जैसे जो कपड़े होते हैं चमकीले चमकीले, उसमें ये इस्तेमाल होता है। पर्दों में आपके में इस्तेमाल होता है, बोलते हैं सिल्क जैसे चमक रहे हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। धागा किस प्रकार का होता है वो आपको चित्र में दर्शाया गया है, उसके एक एक जो रेशे हैं। जब हम लोग फाइबर की बात करते हैं, ये आपके सामने फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर जो अलग अलग धागे जा रहे हैं, यान बना हुआ है, यान को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके आपका फैब्रिक तैयार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा नायलॉन। नायलॉन आप लोग बोलेंगे कि हमने तो जी इस्तेमाल ही नहीं किया। नायलॉन हर किसी ने इस्तेमाल किया। हमारे बैग की तनियाँ देखिए, आपके सामने नीले रंग का बैग बनाया हुआ है। पहले तो इसकी शक्ल जो होती है वो रजाइयों के अंदर जो रुई भरते हैं उससे कुछ मिलती जुलती होती है, जो सिंथेटिक फाइबर भरा जाता है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे वो हमारे को लकड़ी की लुगदी से प्राप्त हुआ था, नायलॉन हमें जो प्राप्त होता है वो कोयले से, पानी से और हवा से, कोल, वाटर एंड एयर से प्राप्त होता है। जो पहला सबसे पहले वाला तो उसमें तो जो आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम लोग रेयॉन कह रहे थे, उसमें वो नेचुरल प्रोडक्ट से मिला था, बनाया मनुष्य ने, तो इसलिए हम उसको सिंथेटिक कंसीडर करते हैं, संश्लेषित मानते हैं, क्योंकि मनुष्य ने बनाया था। लेकिन पहला जो पूरी तरीके से संश्लेषित रेशा था वो कौन सा था, अगर आपको प्रश्न आता है आपका उत्तर होना है नायलॉन। नायलॉन जो है कोयले, पानी और हवा से हमारे को प्राप्त होता है। ये इसकी जो ये बिल्कुल हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है। आपने बैग की तनी देखी होगी, बैग की तनी देखिए, नीले बैग सामने आपके चित्र के सामने नीला बैग बना हुआ है, उसकी तनी जो काली काली सी है वो कितनी मजबूत होती है। इसी प्रकार से हमारे बैग में भी नीचे लगी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, हल्की होती हैं और इलास्टिक होती, कैसे भी मोड़ मार लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारी जुराबें बनाने में,
टेंट बनाने में, कार की सीट बेल्ट के लिए, स्लीपिंग बैग के लिए, पर्दे बनाने के लिए, जो आपके बेरिंग्स बनते हैं। कई बार आप लोग जो मॉल्स में ट्रॉलियाँ होती हैं उनके टायर्स जो होते हैं वो इससे बने होते हैं। कई चीज़ों में ये आपका इस्तेमाल होता है। रेन कोट्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल, छाते, आप छाते लेकर के घूम रहे होते हैं, वो छाते भी जो हैं वह क्या होते हैं, नायलॉन के होते हैं। आज के बाद आप ये कभी नहीं करेंगे कि नायलॉन जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किया। हम कुल मिलाकर, जैसे कक्षा छठी में हमने पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था कि ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंथेटिक फाइबर ही है। और जो संश्लेषित रेशे है और प्राकृतिक रेशों में एक ही भिन्नता होती है। पहचान का तरीका एक, पहचान के तो कई तरीके हैं लेकिन जो हम आसानी से पहचान सकते हैं, एक तो जो सस्ता और इजीली अवेलेबल हो वो जो, और उसमें हमारी भाषा में बोले तो खुंजे, हिंदी में सिलबटें और इंग्लिश में रिंकल्स ना पड़े, वो संश्लेषित रेशे होते हैं। दूसरा, इसका एक नुकसान होता है कि चिंगारी लगने से ये एकदम से जल जाते हैं और बड़ा सा छेद हो जाएगा और मनुष्य के शरीर से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं अगर वो शरीर पे पहने हैं। ऐसा नहीं कि हवा से उड़ के आएगा कि मनुष्य का शरीर का चलो चलो चिपकते हैं, वैसा नहीं है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर, जब भी पॉली वर्ड लगा होगा मतलब कई सारे एस्टर्स। एस्टर्स क्या है, ये जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्लास 9-10 में पहुंचेंगे, तब आपको पता लगेगा ये इथीन, इथाइलिन, एस्टर्स ये क्या है, बेंजीन ये क्या है। ये सारी की सारी हमारे चीज़ें हमारे काम की हैं। और लेकिन आपको आगे चल करके कार्बन चेन्स के बारे में जब पढ़ेंगे, कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने ये मानना है या जानना है कि पॉलिस्टर जो है वो पॉलीएस्टर मतलब कई सारी यूनिट किसकी मिली है, जो एक ऐसा रसायन है जिसको हम एस्टर बोलते हैं, उसकी मिली। अब एस्टर वर्ड आया तो चलो मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग हमारे 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 हम लोग बाथरूम्स में जो खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खुशबूदार मतलब जो आपको उसके अंदर महक रहे, बाथरूम्स के अंदर आपके ओडोपिक्स वगैरह जो होते हैं, ओडोनिल्स वगैरह जो होते हैं, वो सारे के सारे, गोदरेज का एयर फ्रेशनर आता है आजकल जो पैकेट में आता है, उनके अंदर ये सारे एस्टर डाले होते हैं, खुशबू वाले होते हैं। ये वो केमिकल एक रसायन होता है जो बार बार जोड़ा जाए तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, पॉलिस्टर प्राप्त हो जाता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ये हमारे कपड़े बनाने के लिए, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु है। और ये बहुत आसानी से धुल भी जाता है और काफ़ी, इसके अंदर भी सिलबटें नहीं पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉलिस्टर हमारा मशहूर पॉलिस्टर है उसका नाम है टेरिलीन। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार दिखाई देता है। हमारा पॉलिस्टर जो है, देख लीजिए आप लोगों ने, इस प्रकार से कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर छेद होते हैं हल्के हल्के, और ये है आ गया हमारा पॉलिस्टर। ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो हमारे सिंथेटिक ही होते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्रेलिक फाइबर। हम लोगों ने एक्रेलिक पेंट तो सुना होगा, एक्रेलिक पेंट जो, या एक्रेलिक कलर्स आप लोगों ने सुने होंगे, कपड़ों के ऊपर हम उनसे रंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्रेलिक क्या है, एक्रेलिक एक ऊन की तरह, जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जो असली ऊन होगी, वो जो भेड़ से प्राप्त ऊन होगी, उसके अंदर उसको हम लोग शीप वूल बोलते हैं, उससे जो हमारे को, या लैम वूल बोलते हैं, उससे जो ऊन प्राप्त होती है, एक तो उसके अंदर हल्की हल्की स्मेल होती है, काफ़ी सारे उसके अंदर कलर नहीं दिए जा सकते, 2-3-4 कलर ही अवेलेबल होते हैं, और ज़रा सा भीगने पे वो भारी हो जाती है, स्मेल देती है, कीड़े पड़ने का डर होता है उसके अंदर, वो ख़राब हो सकती है इजीली। कीड़े का मतलब है ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है। अब ये जो उस ऊन की तरह जो रिजेंबल करता है, आपने देखे होंगे स्वेटर जब हम खोलते हैं तड़ 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 करते हैं, आवाज़ चिंगारियाँ से निकालते हैं,
उनके अंदर चमकीले चमकीले से आपको रेशे सिल्क की तरह दिखाई देते हैं। जो प्राकृतिक होगी उसके अंदर सिर्फ सिल्क में आपको चमकीले दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। ये जो ऊन होती है ये हमारे को प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होती है, ठीक है ना। जो आपकी ऊन होती है जैसे भेड़ से, सिल्क से, लेकिन जो एक्रेलिक से बने हुए होंगे वो क्या होंगे, थोड़े रिलेटिवली उसके मुकाबले सस्ते होंगे। एक्रेलिक इज सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल, उसके तरह लगता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो नेचुरल सोर्स से मिला है। वेयरएज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। आप साथ में बोलेंगे एक्रेलिक, ठीक है ना, बोलते टाइम हमने इसका ध्यान रखना है। एक्रेलिक से जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक तो इजीली खरीदे जा सकते हैं, ये आसानी सस्ते मतलब हमारी पहुंच में होते हैं, अफोर्डेबल बोला जाता है, जिनको हम अफोर्ड कर सकें, हमारी पहुंच में हो। टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, जो जिस वजह से ये नेचुरल फाइबर के मुकाबले ज़्यादातर लोगों की पसंद बन जाते हैं। ये देखिए आपके पास वो जो ऊन की तरह ही देखने को लगेंगे, ये आपके एक्रेलिक फाइबर हो गए। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्लास्टिक के ऊपर। अब आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़े दिनों से कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्लास्टिक होता क्या है। असली में ये एक पॉलीमर ही है, जैसे कई चीज़ों को बार बार रिपीट करने पर ही बना हुआ है। और सारे के सारे प्लास्टिक जो होते हैं इनका एक थोड़ी सी है कि ये जैसे जितने भी पॉलीमर्स हैं वो एक ही यूनिट बार बार रिपीट करने से बनते हैं। इनके अंदर यूनिट जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कई बार लीनियरली एक लाइन में सीधी होती हैं, और कई बार आपस में एक दूसरे के साथ भिंगड़ी हुई होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं। ये थोड़ा सा आप अपनी जानकारी में रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे आपको काम आ सकता है और आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फ़र्क है प्लास्टिक और दूसरे वाले फाइबर में। प्लास्टिक में क्या है कि ये इंटरलिंक्ड भी हो, इसलिए मजबूत है ना, प्लास्टिक सॉलिड होता है क्योंकि ये लीनियर भी हो सकती हैं और कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड भी होती हैं। प्लास्टिक का हम इस्तेमाल रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं, रंग डाल सकते हैं, पिघला सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और तारें भी बना सकते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। टूट गया, कबाड़िए को बेचा, पैसे मिल गए, कबाड़िए ने आगे बेचा, उसने कमाए, पिघल करके दोबारा बाल्टी बन गई। इस तरीके से उसका काम होता है। अब बात आती है ये दो प्रकार के प्लास्टिक आ कहाँ से गए। ये तो हमने तो प्लास्टिक ही सुना था, आपने सुना था लेकिन आपने देखा भी था। आपने कुकर के हैंडल्स देखे होंगे, ठीक है ना, प्रेस का हैंडल देखा होगा, और आपने पानी से नहाने वाला मग भी देखा होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, आप चूल्हे के पास दोनों को ले जाके रख देते हैं, मत करिएगा, कुटाई होगी। जब हम मग को रखते हैं बेटा, तो होता क्या है कि मग पिघल जाएगा और पिघल करके कोई और शेप ले लेगा। इसका मतलब उसको पिघला करके हम कोई भी उसकी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो थर्मो प्लास्टिक, थर्मो हमने क्लास 7 में पढ़ा है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ताप, ताप और थर्मो, तभी हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना, ताप को ताप मापी बोलते हैं उसको, वो ताप मापता है। तो जो गर्मी के कारण प्लास्टिक पिघल जाए और उनको किसी और शेप में बदला जा सके, मोड़ा तोड़ा जा सके, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक चीज़ को याद रखिए, दूसरी को समझ लीजिए। दूसरा आ गया थर्मो सेटिंग, मतलब एक बार गर्म किया और सेट हो गया, अब वो बिल्कुल भी झुकेगा नहीं, अब नहीं मुड़ेगा वो। जैसे आपका प्रेस का हैंडल, कुकर का हैंडल, उसको कितना भी गर्म कर लो वो पिघलते नहीं है, हथौड़ी लेके तोड़ोगे तो टूट जाएंगे लेकिन झुकेगा नहीं। सेम। चलिए अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड, अपनी शेप बदल लेते हैं और ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जिनको हम लोग, जिनकी शक्ल बदल सकें, पिघला करके मोड़ सकें, तो उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी जैसे जो बिजली की पाइपें आपके घर के अंदर लगी होती हैं वो पीवीसी है, ठीक है ना।
और पॉलीथीन आप लोगों ने देखे ही हैं। हम बड़ी आसानी से शुरू से बोली जाते पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। तो इथीन कई बार आपस में जुड़ा तभी पॉली हुआ ना, ठीक है ना। इथीन कई बार जुड़ा, इथीन क्या है, एक रसायन है जो बार बार जोड़ा गया और फिर वो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। दूसरे टाइप के प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड, जिसको एक बार शेप दे दी जाए तो कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, और वो नरम नहीं होते हैं गर्म करने पे। इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक हो गया हमारा बेकेलाइट, दूसरा हो गया मेलामाइन। अब आप बोलोगे ये दो नई वसूड़ी दी थी, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, अब ये कहीं और से मेलामाइन और बेकेलाइट लेके आ गए। बेटा बेकेलाइट होता है जिससे आपके प्रेस का हत्था और है आपके कुकर का हत्था बना होता है, वो बेकेलाइट हो गया, हैंडल बना होता है। और मेलामाइन होता है, बड़े चाव से आप लोग बोलते हैं मैं तो प्लास्टिक की प्लेट में खा रही हूँ, होती है ना जिसमें डिज़ाइन डिज़ाइन बने होते हैं खूब सारे, वाइट सी दिखाई देती हैं, वो मेलामाइन होते हैं। ग्लास बनते हैं चाय पीने के लिए बनते हैं, आपकी कटोरियाँ बनती हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मेलामाइन कहलाते हैं। इसके बाद आता है कि प्लास्टिक हमारे लिए दोस्त है या दुश्मन। कोई भी हमारा दोस्त है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, ध्यान रखिए, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। फिर से सुनिए, कोई भी हमारा दोस्त है, इसका मतलब सभी हमारे दोस्त हैं, और कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है अगर हम उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर हम अपने फ्रेंड को तंग करेंगे बार बार तो एक दिन तो वो भी हमारा दुश्मन बन ही जाएगा। चलिए दोस्त कैसे है, प्लास्टिक जो है उसके अंदर आप नमक डाल दो, अचार डाल दो, वो ख़राब नहीं होगा। स्टील के बर्तन में नमक रखोगे जंग सा लग जाता है, ठीक है ना। किसी और चीज़ में अचार डालोगे स्टील के बर्तन में तो भी वो ख़राब हो जाएगा अचार, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है, उसके अंदर कुछ भी डालो वो आपस में कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, तो अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील या अभिक्रियाशील नहीं है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर। आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर और ग्लव्स वगैरह जो बनते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं, क्योंकि वो ना तो प्लास्टिक अपने अंदर से हीट जाने देगा और ना ही अपने अंदर से करंट जाने देगा, इसीलिए उससे इसको बनाया जाता है। अब इसके नुकसान क्या क्या, प्लास्टिक कई साल लगते हैं उसके विघटन के लिए, और वो जो है वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, और इसके जलाने से बहुत धीरे धीरे कई सारी चीज़ें गैसें निकलती हैं और वो प्रदूषण क्रिएट करती हैं। खूब सारी जहरीली गैसें वो अगर मान लो नहीं भी जल रहा है, धरती के अंदर ही पड़ा है, तो भी वो कई सारी, जब भी उसका विघटन होगा तो वो कई सारी गैसेस जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, वो अपने अंदर से छोड़ रहा होता है। तो अब हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सा अपनी दिनचर्या में कौन कौन से नियम लगा सकते हैं। पहले जब आप लोग छोटे थे आपने 3R पढ़ा होगा, फिर 4R आया, आजकल 5R आ गया है। इसमें सबसे पहला होता है रिड्यूस, मतलब कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। रीयूज़ करें, धो करके दोबारा इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। रिसाइकल करें, टूट जाए तो उसको दोबारा से पिघला करके फैक्ट्रियों में भेजें, फैक्ट्री में पिघल करके दोबारा कुछ बन जाएगा, बल्कि उसको कचड़े में फेंक करके या आग लगा कर छोड़ देने से नुकसान होता है। या फिर हम उसको जिसको रिसाइकल को पुनः चक्रण बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है रिकवर करना, या हम लोग उसको दोबारा प्राप्त कर लें। ये सारी आदतें जो हैं वो हमारी इको फ्रेंडली आदतें होती हैं या एनवायरमेंटल फ्रेंडली आदतें होती हैं। ये हमारे को ध्यान में रखना है और इनको हमने अपने दिनचर्या के अंदर अपनाना है। होप आपको ये चैप्टर समझ